बच्चों, कल हम लोगों ने कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान पढ़ना प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि भौतिक विज्ञान किन किन भागों में बटा हुआ है। उन्हीं भागों में से हमने एक इकाई का चयन किया है जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के हमने प्रथम अध्याय प्रकाश के परावर्तन को पढ़ना शुरू किया है। हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ लिया है प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है और परावर्तन के नियम क्या है, और दर्पण क्या होता है तथा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। आइए इस अध्याय में हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में हम जानेंगे। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के अंतर्गत हमें जानना है दर्पण का ध्रुव क्या है, दर्पण का केंद्र क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है और फोकस क्या होता है तथा फोकस दूरी क्या होती है। जैसा कि हमने आपको बताया था, जो गोली दर्पण होता है वह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। यहाँ पर हमने एक खोखला गोला लिया है, उस खोखले गोले में से एक खोखले गोले का टुकड़ा लेकर उसके बाहरी भाग को पेंट कर दिया है, जिससे अंदर का पृष्ठ जो है परावर्तक तल की तरह व्यवहार कर रहा है, जिसके कारण हमें यहाँ पर अवतल दर्पण प्राप्त हो जाता है। अब इस गोली दर्पण का ध्रुव क्या होता है इसके बारे में आइए जानते हैं। किसी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण का यह परावर्तक पृष्ठ है, किसी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, इस गोली दर्पण के परावर्तक तल का यह मध्य बिंदु है और इसी मध्य बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव या पोल। इसे P से हम दर्शाते हैं। आइए फिर जानते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र, जैसा कि हम जानते हैं गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का एक टुकड़ा होता है, तो जिस खोखले गोले का वह टुकड़ा होता है उस खोखले गोले की जो केंद्र होती है उसी केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। अगर यह एक गोला है तो इस गोले का अगर यह केंद्र है तो इसी केंद्र को हम कहते हैं इस दर्पण का वक्रता केंद्र। अब आइए जानते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है। जिस खोखले गोले का यह भाग होता है उस खोखले गोले की कुछ न कुछ त्रिज्या अवश्य होगी। अगर उसकी त्रिज्या r, यहाँ पर अगर केंद्र है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा अगर ये r को बताता है, इसकी त्रिज्या को बताता है, तो ये जो दर्पण हमने लिया है इस दर्पण की भी त्रिज्या r कहलाएगी, जिसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जिस खोखले गोले की त्रिज्या होती है, जितना त्रिज्या होता है उसी त्रिज्या को हम कहते हैं इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब आइए मुख्य अक्ष क्या होता है। कोई भी ऐसा अक्ष या ऐसी लाइन जो दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस अर्थात ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसी को कहते हैं हम मुख्य अक्ष। यह किसी भी दर्पण के लिए एक ही अक्ष हो सकता है, ऐसी केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है जो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाती है। तो C तथा P से होकर जाने वाली रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। अब आइए जानते हैं फोकस क्या होता है। यहाँ पर हमने जो जो परिभाषाएं अभी बताई हैं आपको, हमने वो सभी परिभाषाएं आपको लिखित रूप से दे दिए हैं। अब आइए जानते हैं फोकस तथा मुख्य फोकस क्या होता है, या फोकस अथवा मुख्य फोकस किसको कहते हैं। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, अगर गोली दर्पण हमने लिया है, जैसे हमने यहाँ पर दोनों ही दर्पण लिए हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण को लिया है, तो हम कह रहे हैं अगर कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, यहाँ पे अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण A आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, या उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, यह ऐसा लग रहा है इस बिंदु से होकर यह प्रकाश किरण आ रहा है, तो उन बिंदुओं को हम कहते हैं फोकस अथवा मुख्य फोकस। हम कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें
परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस। आइए जानते हैं फोकस दूरी क्या होती है। दर्पण के ध्रुव अर्थात पोल तथा फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं दर्पण की फोकस दूरी। अर्थात यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर है फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं फोकस दूरी। इसको हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। यहाँ पर अभी हमने दर्शाया है, यहाँ पर भी दर्शाया है। इन दोनों को हम कहते हैं फोकस दूरी। आइए इसमें अब आगे हम पढ़ते हैं, इस अध्याय के आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब आखिर किसको कहते हैं हम। तो जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर या किसी वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जब जाकर मिलती है अथवा उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को पहले बिंदु का हम प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात कोई अगर वस्तु है तो उस वस्तु से प्रकाश किरणें अगर चल रही हैं, सभी दिशाओं में प्रकाश की किरणें चल रही हैं, तो उन सभी दिशाओं में से प्रकाश किरण जब निकलती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर जो बनता है, उसका आकार जो बनता है, उसी को हम उस बिंदु या उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यह प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में जाकर मिले, तो उस बिंदु को पहले बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलती है, तो उस दूसरे बिंदु पर जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है, उस प्रतिबिंब को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब अर्थात रियल इमेज। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पर यहाँ पर एक वस्तु ए बी है। वस्तु के बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एफ से होकर जा रही है। जो भी प्रकाश किरणें पैरेलल जा रही हैं, मुख्य अक्ष के पैरेलल जाने वाली प्रकाश की किरणें एफ से होकर जा रही हैं, फोकस से होकर जा रही है। तथा एक प्रकाश की किरण सी यहाँ जो निकल रही है, ये एफ से होकर जाने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो दो प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर जाकर मिल रही हैं, उस बिंदु पर उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, उस प्रतिबिंब को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी पर्दा अगर खड़ा कर दें तो उस पर्दे पर उसका पूरा का पूरा आकार अर्थात पूरा का पूरा प्रतिबिंब हमें मिल जाएगा। यह उल्टा है, छोटा है, ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। आभासी प्रतिबिंब, यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में जाकर नहीं मिलती है, अपितु ऐसा लगता है दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है, उस प्रतिबिंब को हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, केवल इसका हम फोटो ले सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं, यहाँ पर हमने एक उत्तल दर्पण लिया है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु है ए बी। इस बिंदु बी से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, और यहाँ पर एक जा रही है प्रकाश की किरण, ये भी यहाँ सी से होकर जा रही, ये पुनः इसी मार्ग से होकर वापस आ रही है। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें लग रहा है इस बिंदु से होकर आ रही है। तो जहाँ पर ये दोनों प्रकाश की किरणें पीछे टच कर रही हैं, इस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बना हुआ है, उस प्रतिबिंब को हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह केवल इसका हम फोटो ले सकते हैं। और एक मैंने एक समतल दर्पण लिया है। जैसे यहाँ समतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है,
उस वस्तु से भी प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, जा रही हैं, निकल कर टकरा कर वापस जा रही हैं, ऐसे टकरा कर पुनः निकल रही है। तो ये दोनों किरणें जो बाहर जा रही, इधर जा रही है और इधर जा रही है, इन दोनों को अगर हम पीछे मिलाते हैं तो बिंदु बी डैश पर मिलती है, जहां पर लगता है इस बिंदु से होकर प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो इस बिंदु पर जो इमेज हमको मिल रहा है, जो प्रतिबिंब मिल रहा है, ये प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब। इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, केवल इस प्रतिबिंब का हम फोटो ले सकते हैं। आइए इसके अगली कड़ी में हम गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या हैं, किस नियम के तहत ये प्रतिबिंब बन रहे हैं, इमेज जो बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, उसका नियम क्या है। तो इसके 3 नियम है। पहला नियम, गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी वह फोकस से होकर ही जाएंगी। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं मुख्य अक्ष यह है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जितनी प्रकाश की किरण होगी, 1 2 3 4 जितनी भी प्रकाश की किरणें होंगी, वो सभी प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर ही जाएंगी। यह प्रतिबिंब बनने का पहला नियम है। या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। यह प्रतिबिंब बनने का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है जानते हैं। नियम नंबर 2 कहता है गोली दर्पण के फोकस से अगर होकर कोई प्रकाश किरण आ रही है या फोकस की तरफ कोई प्रकाश किरण जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जैसे हम देख रहे हैं फोकस की तरफ फोकस से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण है यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। उसी प्रकार मुख्य फोकस की तरफ आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह नियम नंबर 2 है कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर फोकस से होकर जा रही है या फोकस की तरफ आ रही है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम कहता है किसी भी गोली दर्पण में अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है या C की तरफ आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वह प्रकाश की किरण उसी रास्ते से पुनः लौट जाएगी जिस रास्ते से आ रही है। हम देख रहे हैं यहाँ पर वक्रता केंद्र यहाँ पर C है, C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः C से ही होकर वापस जा रही है, या C की तरफ आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस चली जा रही हैं। ये तीनों नियम जो होते हैं, इन्हीं तीनों नियम के तहत किसी भी इमेज का फॉर्मेशन होता है अर्थात प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब इस अध्याय के आगे क्या है, कैसे है, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।